सभी स्टूडेंटों का पुनः फिर स्वागत है। और आपका ये सेट 2 चल रहा है ना। सेट 2 का आपको 1 से लेकर 23 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता चुके थे। आज 23 से लेकर लास्ट इसमें भी 46 ऑब्जेक्टिव है बताएंगे। इसलिए निश्चित तौर से आप क्लास में कंटिन्यू बने रहे और वीडियो को देखें। जो भी ऑब्जेक्टिव लग रहा है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो सब है, आपको याद नहीं है इसका आंसर, आप तो उसको लिख लीजिए और रिवीजन में रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्षमता अंशधारी होते हैं। देखिए इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, पिछले भी वीडियो मिला था। इक्विटी शेयर होल्डर आपके कंपनी के ऑनर होते हैं, कंपनी के स्वामी होते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा कंपनी के स्वामी, बी नंबर आंसर होगा। ऋणधारी मतलब कौन होते हैं? तो देखिए ऋणधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। ऋणधारी कंपनी के लेनदार होते पैसा लगाते हैं, यानी इसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर क्या करते हैं ना, किसी भी संस्था में पैसा लगाते हैं और फिर वो अपना आपस पैसा ब्याज के साथ ले लेते हैं, इसलिए वो कंपनी के ऋणधारी होते हैं। अगला क्वेश्चन, चालू संपत्ति नहीं है, ऑप्शन पर जाएंगे। चालू संपत्ति नहीं है, देखिए स्टॉक करंट एसेट है। चालू संपत्ति का मतलब क्या होगा? करंट एसेट। तो करंट एसेट, ये भी करंट एसेट है। कार्स करंट एसेट नहीं है, ये फिक्स एसेट है, इसलिए ऑप्शन इसमें इसका सी होगा। अगला पॉइंट, निम्न से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूछ रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताइए कौन नहीं है? तो देखिए विज्ञापन जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। विज्ञापन क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। विज्ञापन एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। वेतन भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और कार की बिक्री पर हानि या लाभ हो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 28 नंबर सवाल, चालू दायित्व में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। करंट लायबिलिटी में कौन सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? करंट लायबिलिटी में, तो करंट लायबिलिटी में कौन सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए आदत व्यय, आउट एक्सपेंस, बिल पेबर, क्रेडिटर, ये सब करंट लायबिलिटी है, ये सब करंट लायबिलिटी है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डिबेंचर, डी नंबर आंसर होगा। शामिल नहीं किया जाए, शामिल नहीं किया तो इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किए जाते हैं, कैश विवरण तैयार किए जाते हैं। कैश विवरण तैयार किए जाते हैं आर्थिक चिट्ठे से हाँ, लाभ हानि खाते से हाँ, अतिरिक्त सूचना से हाँ, यानी सभी ऑप्शन में ये आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, डी। चलिए उसके बाद नगद बिक्री, कैश सेल। कैश सेल किस में जाएगा? 30 नंबर, कैश सेल किस में जाएगा? तो परिचालन क्रिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये इसमें इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा, फाइनेंशियल में नहीं जाएगा। नगद सेल, कैश सेल ऑपरेटिंग में जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्न से कौन सा रोकड़ बहिर्गमन नहीं है? मतलब कह रहा है कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो कौन नहीं है? कैश आउटफ्लो कौन नहीं है? तो 31 नंबर का देनदार में वृद्धि, अगर देनदार में वृद्धि तो कैश आउटफ्लो होगा। स्टॉक में वृद्धि होता है कैश जाएगा, और जो लेनदार में वृद्धि होगा तो लेनदार में वृद्धि होता है कैश आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा, इसमें सी होगा। अगला पॉइंट, रोकड़ समतुल में सम्मिलित है। कई बार क्वेश्चन हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ लिए। रोकड़ के बराबर कौन है? ट्रेजी विपत्र, ये भी है। प्राय विपत्र, ये भी है। अल्पकालीन जमा, ये भी है। तीनों कैश के समतुल्य माना जाता है, कैश इक्विवेलेंस माना जाता है तीनों, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका डी होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है। जो रोकड़ प्रवाह विवरण किसके संबंधित? इसको बोले थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग 3, 6, 4, देखिए 6 के साथ नहीं, 9, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के साथ रोकड़ कैश फ्लो का चर्चा होता है, इसलिए इसका आंसर 1 नंबर होगा। अगला पॉइंट, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मान्य देय का भुगतान। एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मान्य देय का भुगतान जो होगा आयगत व्यय होगा। देखिए गैर व्यापारिक संस्था के लिए मान्य देय का भुगतान करेंगे तो आयगत व्यय होगा, इंग्लिश में बोलेंगे रिव्यून एक्सपेंस, रिव्यून एक्सपेंस, इसलिए इसका आंसर बी होगा। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में। 35 नंबर, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। आजीवन सदस्यता शुल्क बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, आर्थिक चिट्ठे में। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज, फर्म के लिए साझेदार पर आहरण पर ब्याज। देखिए जो ये कल ही क्वेश्चन है, फर्म पर साझेदार पर जो आहरण ब्याज होगा क्या होगा? तो ये हम लोग को 36 में क्या होगा ना, आमदनी होगा। अगर कोई पार्टनर ब्याज
ड्राइंग करता है उस पर जो भी ब्याज संस्था लेती है तो संस्था के लिए आमदनी होती है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा। उतरती चढ़ती माने फंक्चुअल विधि में साझेदार पूंजी व्यवसाय का नाम लिखा जाता है। कह रहा है कि जो उतरती सीढ़ी बनती है फंक्चुअल करता है ना, उस विधि में साझेदार के पूंजी पर ब्याज का नाम क्या लिखा जाता है, तो इसमें आपका साझेदार के पूंजी खाते में लिखा जाता है। याद रखिएगा, उतरती सीधी विधि में अगर साझेदार के पूंजी पर किसी प्रकार का इंटरेस्ट तय होती है तो साझेदार के पूंजी खाते में लिखा जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। पुनर्मूल्यांकन खाते रिवैल्यूएशन शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाता है, तो पुराने लाभ अनुपात में नए अनुपात में, देखिए इसका आंसर सीधा सा बात है 38 का पुराना अनुपात होगा। जो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का मतलब लाभ या हानि होता है तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र कीजिएगा, पुराने साझेदार के लाभ अनुपात में ट्रांसफ़र कीजिएगा। जब नए साझेदार ख्याति के रकम के लिए नकद देते हैं तो वह फर्म के बही में उस रकम को डेबिट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये होना चाहिए डी 39 नंबर, यानी आपको कोई भी नया पार्टनर फर्म में पैसा लाता है गुडविल के रूप में या कैपिटल के रूप में, तो उसको रोकड़ खाता में दर्शाया जाता है, रोकड़ खाता में दर्शाया जाता है, कैश खाता में दर्शाया जाता है। अब मैथ, रोहित और ये रोहित और रोहित हो गया, रोहित और सोहित कर दीजिए, इसको कुछ नाम बदल देंगे आप, सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है, मान लीजिए रोहित और राम कर देते हैं, ठीक है। इतना अनुपात में बांटे थे, रोहिणी नया साझेदार के रूप में आ गई, उसको जो 1/15 भाग पाती है तो रोहिणी इतना लेकर आएगी। तो और देखिए ये थोड़ा मैथ है, अब इस मैथ को हम लोग को बैठकर बनाना पड़ेगा। इसमें रोहिणी साझेदार के रूप में अंश दिए हैं, 1/5 भाग पाती है, रोहिणी रोहित से इतना और इतना लेती है। तो देखिए ये थोड़ा मैथ हमको पूरा बनाना पड़ेगा, एक पेज का मैथ है, इसलिए आप लोग अपने से इसको देखिएगा, बन जाएगा, ठीक है। अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी कहलाती है। अस्थायी संपत्ति के मूल्य में क्या कहलाती है? किसी भी फिक्स एसेट के मूल्य में किसी प्रकार का कमी हो, किसी भी फिक्स एसेट में किसी प्रकार की कमी होती है तो उसको ह्रास बोला जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर 1 होगा। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में काम बनाएंगे, इसलिए आपके पास ये एग्ज़ाम के टाइम में लेकर आने टारगेट कुछ अलग है। जो आप वीडियो देखिए और आंसर याद रखिए, एग्जाम पेपर दीजिए, बाद में खुद स्वतः आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट था। अगर आप नहीं देखेंगे हो सकता है कि आप अलग से याद किए, बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ आसान कर रहे हैं आपको। चलिए, एक नए साझेदार न्यू पार्टनर प्रवेश करते तो संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। देखिए, जब कोई नया साझेदार प्रवेश करते हैं, आप संपत्ति के मूल्य में हम लोग कमी करते हैं, तो ये पूछ रहा है कमी करते हैं तो कहाँ डेबिट करते हैं। देखिए, इसको बोला जाता है संपत्ति खाता में नहीं, पुराने साझेदार में नहीं, इनमें अब यहाँ पाते हैं लाभ हानि समायोजन खाता, इसको बोलते हैं पीएल एडजस्टमेंट, या इसका एक और नाम है आपको याद है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको तो किसी भी संपत्ति नया पार्टनर जब प्रवेश करता है और किसी भी संपत्ति का दाम घटता है या बढ़ता है तो उसको हम लोग लाभ हानि समायोजन खाता में यानी पीएल एडजस्टमेंट लिखते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा 1 नंबर होगा, इसका आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन, एक साझेदार की मृत्यु की दशा में, एक साझेदार की मृत्यु की दशा में जनरल रिजर्व हानि साझेदार के द्वारा बांटी जाएगी। देखिए, एक साझेदार अगर मर जाता है, कोई पार्टनर बीच में मर जाता है, तो जो जनरल रिजर्व हो गया लाभ हानि होगा, जनरल रिजर्व या लाभ हानि होगा संचय, या इसको पुराने साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा। जी हाँ, एकदम पुराने साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में ही बांटा जाएगा, इसलिए इसका थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसका आंसर ए होगा पुराने साझेदार के। जब कोई भी पार्टनर मर जाए और किसी चीज़ का बंटवारा करना हो, जैसे रिजर्व है इसमें दिया है और लाभ हानि दिया है, ठीक है, ये दिया है, इसकी बंटवारा जब भी होगा पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में होगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर बैंक ओवरड्राफ्ट हस्तांतरित करेंगे। फर्म के विघटन पर बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ हस्तांतरण करेंगे? कल भी क्वेश्चन मिला था, वसूली खाते में। 44 का आंसर होगा वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं, यानी फर्म के जब विघटन हो जाए तो उसको रियलाइजेशन खाते में ट्रांसफर करेंगे। अगला पॉइंट,
कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत, देखिए कंपनी अधिनियम के कंपनी के निर्मित कर सकती है। देखिए पीछे भी मिल रहा है, देखिए एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीट हो रहा है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो अरेंज किया गया उसमें कुछ क्वेश्चन डबल रिपीट हुआ है, यानी डबल वो टीचर उसके बारे में व्याख्या नहीं करेंगे, बस आप एक पढ़ें, बाकी चीज़ आपको एग्जाम में समझ में आएगा। तो या क्या कर सकती है, तो कोई कंपनी अगर नई हो या पुरानी हो वो समतांश प्राधिकार अंश दोनों जारी कर सकती है। यानी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कोई शेयर जारी करना चाहता है तो दोनों कर सकता है, दोनों कर सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश पूंजी की वास्तविक राशि है, अंश पूंजी की वास्तविक राशि है, अंश पूंजी की वास्तविक राशि क्या है, कह रहा है, पूछ रहा है राइटर। अधिकृत पूंजी, निगृहित पूंजी, चुकता पूंजी, अंश पूंजी का वास्तविक राशि, देखिए इसका होता है इंग्लिश में ऑथोराइज, इशू, कॉल्ड ऑफ, ये होता है पेड अप। तो देखिए पेड अप में जो पैसा आपके पास आ जाता वही कंपनी का वास्तविक राशि होता है, इसलिए ये 46 नंबर है। तो हम प्रयास करते हैं कि आपके पास एक सेट हम निकाल दिए, दूसरा सेट आज निकल गया, अब बच गया 3, 4, 5। हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा हमको भी टाइम का अभाव चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं कि आपको सेट में थर्ड में 1 से 23 जो बताने की प्रक्रिया था उसको समाप्त करके 1 से 46 तक पर वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा सा देख लेते, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा भी यही मैथ का भी वीडियो हम लेके आने चाहते हैं। तो हमारा हो सकता है कि जो नेक्स्ट सेट आएगा आपको कल के रात में, तो वो आपके साथ 1 से 46 तक होगा, इसलिए थोड़ा सा लंबा टाइम आप बचा कर रखिएगा और बैठ के देखिए ठंडा का मौसम बहुत काफ़ी है और हमको लग रहा है कि विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छा टाइमिंग है घर के अंदर रहना, और घर के अंदर विद्यार्थी रह रहा है तो निश्चित रूप से वो खाना खाएगा, सोएगा, और तीसरा उसका विकल्प है पढ़ना। कितना सोइएगा, कितना खाना खाइएगा, इस तरह देखा जाए तो आप पढ़िए, आपका एग्जाम आपको देना है, नंबर आपको लेना है, आपको अपना नेम फेम कमाना है, इसलिए वीडियो को भी देखिए, अलावा EPS BS भी देखिए, अकाउंट भी देखिए, इंग्लिश हिंदी भी देखिए, मन लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा समय किताबों को दीजिए, पढ़िए, तभी जाके रिजल्ट अच्छा आएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते, फिर कल मेरा मुलाकात होगा 3 नंबर सेट से, हो सकता है कि पूरा संपूर्ण सेट कल 1 से 46 तक लेके आएंगे। धन्यवाद सब।